तो आज 15 जनवरी 2026 है और हमारे सामने आज की कुछ सबसे दिलचस्प सुर्खियां हैं। जब मैंने आज के स्रोतों पर नजर डाली ना, तो एक बहुत ही साफ पैटर्न दिखा। ऐसा लग रहा है कि भारत एक साथ मतलब दो मोर्चों पर काम कर रहा है। अच्छा। एक तरफ वैश्विक मंच पर अपनी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश हो रही है, जैसे बड़े बड़े सम्मेलन, द्विपक्षीय समझौते, ये सब। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ देश के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की जोरदार कोशिश चल रही है। तो शुरुआत सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से करते हैं, जो नई दिल्ली से आ रही है। भारत 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्षीय सम्मेलन यानी कॉमनवेल्थ स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। जी। ये 3 दिन का एक बड़ा आयोजन है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सुनने में ये एक स्टैंडर्ड डिप्लोमैटिक इवेंट लगता है, लेकिन आज के दौर में भारत के लिए इसकी क्या अहमियत है? इसकी अहमियत मैं कहूंगी पहले से कहीं ज्यादा है। देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन सम्मेलन नहीं है। इसका जो मेन मकसद है ना, वो है राष्ट्रमंडल देशों की संसदों में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना। इसमें सभी सदस्य देशों की संसदों के अध्यक्ष आते हैं और संसदीय चुनौतियों, सुधारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर बात करते हैं। अच्छा। तो भारत के लिए ये एक मौका है ये दिखाने का कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर वो दूसरे विकासशील और लोकतांत्रिक देशों को नेतृत्व दे सकता है, खासकर ग्लोबल साउथ में। बिल्कुल। ये सिर्फ मेजबानी करना नहीं है, बल्कि एजेंडा सेट करना है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है ना। हमारे स्रोतों के मुताबिक भारत पहले भी 1971, 1986 और 2010 में इसे होस्ट कर चुका है। तो क्या ये सिर्फ एक परंपरा को आगे बढ़ाना है या इस बार कुछ अलग है? इस बार संदर्भ अलग है। 1969 में जब ये कनाडा में शुरू हुआ था, तब दुनिया अलग थी। आज भारत एक बड़ी आर्थिक और रणनीतिक शक्ति है। सही बात है। तो इस मंच का इस्तेमाल भारत अपनी सॉफ्ट पावर दिखाने के लिए कर रहा है। और इसी से जुड़ी एक और खबर है जो इस पैटर्न को और साफ करती है। भारत और जर्मनी ने डाक एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक सेवाओं के लिए एक अहम डील साइन की है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। ये सुनने में तो एक सामान्य व्यापारिक समझौता लगता है, पर क्या इसके कोई गहरे मायने हैं? बिल्कुल है। अब देखिए, जर्मनी, जिसके चांसलर फ्रेडरिक मर्ज है, वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उनके साथ लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना मतलब व्यापार के लिए एक तरह का सुपर हाईवे तैयार करना। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों में एक फैक्ट है कि 34 साल बाद जर्मनी फिर से दुनिया का टॉप 8 डोनर यानी सहायता दाता बन गया है। ओहो, ये तो काफी बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब है कि जर्मनी वैश्विक मंच पर एक ज्यादा सक्रिय और जिम्मेदार भूमिका निभाने को तैयार है। ऐसे में उसके साथ भारत का मजबूत व्यापारिक रिश्ता दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो एक तरफ राष्ट्रमंडल जैसा बड़ा बहुपक्षीय मंच, दूसरी तरफ जर्मनी जैसी आर्थिक शक्ति के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता। और इसी कड़ी में एक तीसरी खबर गोवा से है, जो और भी मतलब व्यक्तिगत स्तर पर है। हाँ। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को इटाली ने अपने एक प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कवालिया दell'Ordine della Stella dell'Italia से नवाजा है। हाँ, और ये दिखाता है कि आज की कूटनीति सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होती। इसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली भी कहते हैं, और ये उन गैर इतालवी नागरिकों को दिया जाता है जो इटली के साथ संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान देते हैं। तो श्रीनिवास डेम्पो ने ऐसा क्या किया? श्रीनिवास डेम्पो, जो डेम्पो समूह के अध्यक्ष हैं और गोवा में इटली के मानद उप वाणिज्य दूत भी हैं, उन्होंने ये काम व्यक्तिगत स्तर पर किया है। अच्छा। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिखता है। भारत बहुपक्षीय, द्विपक्षीय और पीपल टू पीपल यानी तीनों स्तरों पर अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत कर रहा है। ये एक बहुत सोची समझी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी है। ये वाकई एक दिलचस्प नजरिया है। वैश्विक मंच पर अपनी धाक जमाने के साथ साथ अपनी घरेलू सुरक्षा को मजबूत रखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और ये हमें हमारी अगली खबर पर लाता है। महाराष्ट्र में भारतीय सेना का साझा शक्ति अभ्यास। सही कहा। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने किया है। इसका मकसद सिर्फ आप कह सकते हैं युद्ध का अभ्यास करना नहीं है, बल्कि जटिल सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों में अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बिठाना है। अच्छा, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन ड्रिल है। हाँ,
आज के दौर में खतरे कई तरह के हैं और उनके लिए तैयार रहना जरूरी है। और महाराष्ट्र की बात हो रही है तो स्रोतों में कुछ और जानकारी भी है जो इस राज्य की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। जैसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और ये राज्य प्याज और अंगूर के उत्पादन में देश में नंबर 1 है। जी, क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य। लेकिन यहाँ हाल में कुछ और भी अहम घटनाएं हुई हैं। जैसे DRDO ने यहीं पर एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया और पुणे में अदानी समूह ने शरद चंद्र पवार AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक ही राज्य में आपको पारंपरिक कृषि शक्ति, अत्याधुनिक रक्षा तकनीक और प्राइवेट सेक्टर का AI सेंटर तीनों एक साथ दिखते हैं। सही। ये भारत की उसी दोहरी कहानी को दिखाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। एक तरफ पारंपरिक ताकत और दूसरी तरफ भविष्य की तकनीक। अब इसी भू राजनीति को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है? कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। 25%? ये एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस 25% शुल्क का भारत पर क्या सीधा असर पड़ सकता है? हमारे ईरान के साथ तो पुराने और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका भारत पर कई तरह से असर पड़ सकता है। पहला तो है चाबहार बंदरगाह जिसे भारत ईरान में विकसित कर रहा है। हाँ, यह मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए हमारे लिए एक महत्वपूर्ण गेटवे है। अमेरिकी प्रतिबंध इस प्रोजेक्ट को धीमा कर सकते हैं। और दूसरा ऊर्जा सुरक्षा। हालांकि हमने ईरान से तेल आयात कम कर दिया है, लेकिन भविष्य के लिए वह एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। ये अमेरिकी दबाव भारत को एक मुश्किल कूटनीतिक स्थिति में डाल देता है, जैसा कि पहले भी हुआ है। स्रोत में वेनेजुएला पर लगाए गए दबाव का भी जिक्र है। ये अमेरिका की एक जानी पहचानी रणनीति है। और ईरान से जुड़ी एक जानकारी और भी है कि वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए अभियान का नाम ऑपरेशन सिंधु था। जी। ये दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने गहरे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन हैं और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खमेनी हैं। तो ये एक जटिल स्थिति है। बिल्कुल। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी परीक्षा है। जी। एक तरफ अमेरिका जैसा रणनीतिक साझेदार और दूसरी तरफ ईरान जैसा पारंपरिक दोस्त। संतुलन साधना ही यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होगी। चलिए अब भू राजनीति से अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2026 रिपोर्ट जारी की है और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है तो भारत के लिए उनका क्या कहना है। रिपोर्ट में भारत के लिए आप कह सकते हैं अच्छी और थोड़ी सतर्क करने वाली दोनों तरह की बातें हैं। अच्छा। अच्छी खबर ये है कि 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन ये 2025 की 7.4% की अनुमानित वृद्धि दर से थोड़ी कम है। ये गिरावट क्यों? इसके पीछे मुख्य कारण वैश्विक सुस्ती और व्यापार पर बढ़ता तनाव है। जैसे हमने अभी ईरान पर अमेरिकी शुल्क की बात की, इस तरह के कदम ग्लोबल ट्रेड को नुकसान पहुंचाते हैं। UN की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में दुनिया की विकास दर सिर्फ 2.7% रहेगी और वैश्विक व्यापार में 2.2% की गिरावट आ सकती है। तो मतलब पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी हो रही है। बिल्कुल। इसे ऐसे देखिए, अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था एक गाड़ी है जो 30 की रफ्तार से चल रही है, तो भारत की गाड़ी 65-70 पर है। रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, पर बाकियों से अब भी बहुत तेज है और 2027 के लिए अनुमान फिर से बढ़कर 6.7% का है। ये एनालॉजी चीजों को बहुत साफ कर देती है और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। इसी से जुड़ी एक बड़ी घोषणा हुई है। जियो भारत का पहला मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। हाँ, और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी का एक बहुत बड़ा अध्याय है। वो कैसे? अब तक हम AI के लिए ज्यादातर अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर थे, है ना? हाँ। अपना AI प्लेटफॉर्म होने का मतलब है कि हमारा डेटा हमारे देश में रहेगा, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से AI टूल्स बना पाएंगे और ये भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक प्रोड्यूसर बनाएगा, सिर्फ एक कंज्यूमर नहीं। मतलब ये डिजिटल संप्रभुता के लिए एक बड़ा कदम है। बिल्कुल सही शब्द। टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी एक और पहल है जो सीधे छात्रों के जीवन पर असर डालेगी, APA-ID। हाँ। और खबर यह है कि इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ देश में सबसे आगे निकल गया है। ये APA-ID असल में है क्या? इसे आप छात्रों का एकेडमिक आधार
या एजुकेशन लॉकर समझिए। एजुकेशन लॉकर? हाँ, APAR का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ये हर छात्र को एक यूनिक आईडी देगा जिसमें उसकी पहली क्लास से लेकर PhD तक का सारा एकेडमिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा। अरे वाह, मतलब अब वो कागजों का बंडल लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, एक आईडी नंबर से ही आपकी पूरी पढ़ाई का रिकॉर्ड वेरीफाई हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इससे फर्जी डिग्रियों का गोरख धंधा बंद हो जाएगा। ये तो कमाल है। और ये देखना दिलचस्प है कि छत्तीसगढ़, जिसके मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, इस पहल में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ शिक्षा में तकनीक का इस्तेमाल तो कर ही रहा है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती पर भी जीत हासिल की है, और वो है बाल विवाह। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा। स्रोतों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। पहला बाल विवाह मुक्त जिला, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। और ये हमें हमारी अगली खबर तक ले आता है जो इसी सामाजिक लक्ष्य से जुड़ी है। भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक नया टारगेट सेट किया है। क्या है वो टारगेट? लक्ष्य है 2026 के अंत तक बाल विवाह की दर में 10% की कमी लाना। 10%? हाँ, और बड़ा लॉन्ग टर्म लक्ष्य है 2030 तक भारत को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त बनाना। ये सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG और महिला एवं बाल विकास से जुड़ा है। और बालोद जिले जैसी सफलताएं दिखाती हैं कि ये लक्ष्य मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी लक्ष्य है। अब लोकतंत्र में टेक्नोलॉजी के एक और बेहतरीन इस्तेमाल की बात करते हैं। जी। केरल ने अन्यवासी मतदाताओं यानी NRI वोटर्स के लिए ERO नेट लॉन्च किया है। ERO नेट का मतलब है इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट नेटवर्क। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। कैसे? अब तक NRI वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने और वेरिफिकेशन के लिए भारत आना पड़ता था। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या थी। इस नेटवर्क के जरिए अब ये सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा है और इससे चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। केरल, जहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं, वैसे भी कई चीजों में आगे रहता है। हाँ, बिल्कुल। ये रबर और काली मिर्च का टॉप प्रोड्यूसर है। हाँ। यहाँ कोलम में भारत का पहला 24/7 खुला रहने वाला नेटवर्क कोड भी शुरू हुआ है। जी। ये दिखाता है कि इनोवेशन सिर्फ टेक स्टार्टअप्स में ही नहीं बल्कि गवर्नेंस में भी हो रहा है। बिल्कुल, चाहे वो चुनावी सुधार हो, न्यायिक सुधार हो या फिर स्पाइस रूट जैसी सांस्कृतिक पहल, केरला लगातार नए प्रयोग कर रहा है। और अब अंत में खेल जगत से एक बड़ी खबर जो एक युग के अंत का संकेत दे रही है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये वाकई एक बड़ी खबर है। एलिसा हिली अपने समय के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक रही हैं। सभी प्रारूपों से संन्यास ले रही हैं। हाँ, सभी प्रारूपों से। वो मार्च में भारत के खिलाफ सीरीज के बाद रिटायर होंगी। उनका करियर शानदार रहा है। वो कुल 8 ICC विश्व कप जीतने वाली टीमों का हिस्सा रही हैं। 6 T20 और 2 ODI विश्व कप। ये एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। 8 विश्व कप जीतना कमाल है, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प बात है। क्या? अपनी कप्तानी में वो कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीत पाई। क्या यह बताता है कि एक महान खिलाड़ी होना और एक महान कप्तान होना ये दो अलग अलग बातें हैं? ये एक क्लासिक बहस है और हीली का करियर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। वो एक विस्फोटक बल्लेबाज और शानदार विकेट कीपर थीं, एक मैच विनर। लेकिन कप्तानी एक अलग स्किल सेट मांगती है। दबाव में रणनीति बनाना, टीम को एकजुट रखना। बिल्कुल। मैग लैनिंग जैसी सफल कप्तान के बाद उनकी जगह लेना आसान नहीं था। तो हाँ, ये दिखाता है कि महानतम खिलाड़ी भी हमेशा महानतम कप्तान नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया की बात चलिए तो वहाँ के बारे में कुछ और मजेदार तथ्य भी हैं। जैसे वोट ना देने पर $20 का जुर्माना लगता है। सोचिए अगर ये नियम भारत में लागू हो जाए तो चुनाव आयोग कितना अमीर हो जाएगा। सही का। एक और हालिया नियम भी है। उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो एक बहुत बड़ा और विवादास्पद कदम है। और भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं ना? हाँ, सामरिक मोर्चे पर भी। ऑसिंथ 2025 सैन्य अभ्यास पर्थ में होगा। तो दोस्तों, ये थे 15 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? Which became India's first fully paperless district court? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।